हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटेंट एग्जाम प्रेप। फाइनली आप सबकी डिमांड थी कि टैक्स के क्वेश्चंस लेके आओ, इनकम टैक्स के क्वेश्चंस कराओ हमें, बिकॉज टैक्स बहुत ही ज्यादा वर्चुअल सब्जेक्ट हो रहा था जो आपको समझ में कम आ रहा था और आपको क्वेश्चंस की नीड थी। बेसिकली मेरे बहुत सारे चहेते सब्सक्राइबर्स ने कमेंट करके मुझे बोला था, उनमें से एक है अश्विनी गुप्ता, जिनका सिलेक्शन मेरे को लग रहा है होना चाहिए और होगा भी अगर उन्होंने सब कुछ सेट कर रखा है, प्रॉपर चल रहे हैं तो उन लोगों की डिमांड की वजह से यहाँ पे टैक्स के एमसीक्यू बीच में डालने पड़ रहे हैं, क्योंकि कॉस्टिंग की सीरीज चल रही थी। लेकिन कॉस्टिंग के हमने 150 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जो कि रामबाण वीडियो था, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो था। उसके 2 वीडियोस में हमने 150 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। लास्ट वीडियो देखने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि थोड़ा सा मुझे धीरे कराना चाहिए, बिकॉज मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट करता नहीं हूं। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कम टाइम में कवर कराने की कोशिश करता हूं, बट मुझे लास्ट वीडियो देख के लगा कि आपको भी जज करने का मौका देना चाहिए, इसीलिए आज थोड़ा सा धीरे चलेंगे। गाइस, क्वेश्चंस बहुत बेसिक से लेवल लेके थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल तक के होंगे, क्योंकि उसी लेवल तक के आएंगे। तो आप ध्यान से कोशिश करना, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। क्वेश्चंस का आंसर गलत नहीं होगा, फिर से बोल देता हूं, तो बहस करने की कोई जरूरत नहीं है नीचे कमेंट में कि इसका आंसर ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बनाने पे फोकस कर रहा हूं, तो आपके लिए ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो आप आपस में डिस्कस करके उसका जवाब दे पाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। एक ही चीज की नीड होती है, वो है लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट आपकी तरफ से कि एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 यानी 2020 से लेके 2021 वाला शैल बी कंसीडर्ड एज। तो अब क्या होगा इसमें, ये ऑप्शन सारे के सारे आपके स्क्रीन पे आपने जज कर लिया होगा अभी तक। लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 है, ये क्या होगा, ये एक तो असेसमेंट ईयर कौन से साल के लिए होगा, जो इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर होगा। कौन से साल के लिए, देखो 2020-21 से पहले वाला कौन सा हो गया, 19-20, यानी 19-20 वाले के लिए तो ये असेसमेंट ईयर हो गया, ठीक है। और ये खुद क्या किसके लिए प्रीवियस ईयर है, ये खुद प्रीवियस ईयर है इसके अगले वाले असेसमेंट ईयर के लिए। यानी कौन सा हो गया, 2020-21 से अगला वाला ईयर कौन सा हो गया, 21-22। 21-22 के तो इसका असेसमेंट ईयर हो गया, उसके लिए तो ये प्रीवियस ईयर है, ठीक है। और ये खुद असेसमेंट ईयर बन जाएगा इससे पहले वाले साल के लिए, किसके लिए, 19-20 के लिए। अगर किसने पढ़ा होगा, समझा होगा, तो आराम से जज कर लिया होगा इस आंसर को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर द पर्पज ऑफ लेविंग टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, यूनियन लिस्ट कंटेन एंट्री। तो एंट्री नंबर पूछा इन्होंने, कौन सी एंट्री में आता है, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ लिविंग टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। यूनियन लिस्ट कंटेंट कौन सी एंट्री में कंटेन होता है इसका, 82 में होता है, 92C में होता है, 92D में होता है, या नन ऑफ द अबव। तो गाइज मैं बताता हूं इसका आंसर, आपने जज कर लिया होगा, होपफुली मैं ऐसा सोच रहा हूं। इसका करेक्ट आंसर है ए, 82 इसका करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉलोइंग इज नॉट ए हेड ऑफ इनकम, इनमें से कौन सा हेड ऑफ इनकम नहीं है। इतना इजी क्वेश्चन आ जाएगा तो डेफिनेटली 99.99% लोग करके ही आएंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, या नन ऑफ द अबव। कौन सा इनमें से हेड ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है। तो इनमें से हेड ऑफ इनकम नहीं है इंटरेस्ट फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ठीक है। ये हेड ऑफ इनकम नहीं होता। हाउस प्रॉपर्टी होता है, सैलरीज होता है, कैपिटल गेन होता है, अदर सोर्सेज होता है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन होता है, ये सब होते हैं, लेकिन ये नहीं होता, सी नहीं होता, सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ टोटल इनकम ऑफ पर्सन इज 267,888.34 इट शैल बी राउंडेड ऑफ 2। तो जो नियरेस्ट 10 वाला होता है ना, उस पे राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लास्ट में 90 आ जाएगा, 88.34 है ना, तो लास्ट में 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे 267,890, तो यहाँ पे 90 बी में है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनकम टैक्स इज ए, इनकम टैक्स इज ए, नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, नन ऑफ द अबव। गाइस बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, आप सोच रहे होंगे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। हाँ, आपने लास्ट वीडियो में देखा कि पेपर को इजी क्यों बोला गया, क्योंकि बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती है। इनकम टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है गाइस, सी इसका करेक्ट आंसर है। इनकम टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिस्टर एक्स पार्टनर ऑफ मिसेस XYZ इज असेसेबल एज फर्म, HUF, एन इंडिविजुअल, या नन ऑफ द अबव। मिस्टर एक्स है जो पार्टनर है मिसेस XYZ का, ठीक है, इज असेसेबल एज फर्म, HUF, एन इंडिविजुअल, या नन ऑफ द अबव। उसको हम असेसेबल करेंगे एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ द फैमिली हैज अ हाउस इन इंडिया वेयर सम ऑफ इट्स मेंबर रिसाइड
द मेंबर ऑफ सम सच HUF इज इन द इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, या फिर द कर्ता हैज बीन रेजिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स। तो इस 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर्स। तो आप बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर आपने पढ़ा होगा रेजिडेंट एंड स्कोप वाला चैप्टर, तो आप करेक्ट आंसर दे दोगे। इसका करेक्ट आंसर है सी, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ ही हैज एन हाउस इन इंडिया। ठीक है, ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। ठीक है, ये बेसिक कंडीशन थी, ये यहां पे आ गई है। He is in India for a period of 30 days or more during the previous year and for 365 days or more during the 4 previous years immediately preceding the relevant previous years। ये नहीं है कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे 30 डेज गलत दे रखा है। His parents are Indian citizen। तो जब उसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन होता है तो वो रेजिडेंट नहीं होता, वो इंडियन ओरिजिन का सिटीजन होता है, बस इतना सा ही उसको कंसिडर करा जाता है, इंडियन रेजिडेंट नहीं माना जाता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है बेसिक कंडीशन जो फुलफिल हो रही है वो बी में हो रही है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, एन इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस इज सेड टू बी रेसिडेंट इफ ही हैज एन हाउस इन इंडिया, ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, या फिर ही इज इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड फॉर 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, या हिज पेरेंट्स आर इंडियन सिटीजन। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही इज इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन इंडिविजुअल बीइंग फॉरेन नेशनल, ध्यान से पढ़ते रहना मेरे साथ साथ में, एक इंडिविजुअल है जो फॉरेन नेशनल है, केम टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 ऑन 1 जनवरी 2021, यानी जनवरी में आया फॉर 200 डेज, वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आया है। हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर द ईयर फॉर द प्रीवियस ईयर 2021, तो देखो वो आया ही कितने दिन के लिए है, 200 दिन के लिए पहले तो, और उसने किस टाइम पे एंट्री लिए, 1 जनवरी को एंट्री लिए, तो उसके डेज ऑफ स्टे कितने हो जाएगा, 182 दिन से कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर ईयर 2021 इज नॉन रेजिडेंट, वो क्या कहलाएगा, नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Following income of resident and ordinarily resident is taxable in India, that is कौन सी इनकम है जो रेजिडेंट और ROR, R and OR यानी ordinary resident is taxable in India, that is बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली, ठीक है, बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क ब्रांच, रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड इन इंडिया, या ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो आपको पता होगा आर एंड ओ आर की हर इनकम टैक्सेबल होती है, चाहे से वो फॉरेन की हो, इंडिया की हो, कहीं पे भी अर्न हुई हो, कहीं पे भी अक्रू हुई हो, सारी इनकम टैक्सेबल होती है आर एंड ओ आर की। ठीक है, ये वर्ड दिख जाए और आपको बोल देना कि भाई कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, तो सारी इनकम टैक्सेबल होगी, ये भूल जाना कि कोई सी भी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, सारी इनकम टैक्सेबल होगी, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, सारी इनकम टैक्सेबल होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, डी ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम, इनमें से कौन सी एग्रीकल्चर इनकम है, डिविडेंड पेड बाय ए कंपनी आउट ऑफ इट्स एग्रीकल्चर इनकम, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम ए फर्म एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, इनकम फ्रॉम सप्लाई ऑफ वाटर बाय ए एसएससी फ्रॉम ए टैंक इन इट्स एग्रीकल्चर लैंड, या इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए मनी लेंडर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। कौन सी इनमें से एग्रीकल्चर इनकम होगी, सोच लो क्या आंसर होगा इसका। मैं वेट करता हूं आपका, मेरे को तो बताना है ही इसका आंसर, बट इतनी देर में मैं ये बोल दूं कि एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। इसका करेक्ट आंसर है गाइस बी, शेयर ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम ए फर्म एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, बी इसका करेक्ट आंसर है। आंसर्स मैं सारे सही बताऊंगा, तो आप बिल्कुल भी नीचे कमेंट में यहाँ पे क्रिटिसाइज मत करना या फिर बहस मत करना कि आंसर्स गलत बताएं या कुछ और भी। यहाँ पे देखो मैंने बोला था फ्रेमिंग में थोड़ा सा दिक्कत होगी, यहाँ पे स्पेस कुछ ऊपर नीचे होगा, बट ऑप्शंस एक लाइन में लिखे हुए मिलेंगे आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम रिसीव्ड बाय एन एसएससी आर एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। एओ में एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी इनकम एग्जम्प्ट होती है, ठीक है, कौन से सेक्शन में इनकम एग्जम्प्ट होती है, तो वहां पे ऑप्शंस थे सेक्शन 11, 10, 12, 13, ऐसे कुछ ऑप्शंस थे, 5 ऑप्शंस थे, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना था सेक्शन नंबर 10।
तो देखो ऐसे भी फ्रेमिंग हो सकती है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सेक्शन 10 में कौन सी इनकम एग्जम्प्ट होती है, तो सबको पता है एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है। आगे भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सैलरी ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम ए फर्म, ये एग्जम्प्ट नहीं होती है, ठीक है। सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम बाय मेंबर ऑफ ए शिप क्रू, ये भी एग्जम्प्ट नहीं होती है सेक्शन 10 में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In case of an individual or HUF, agriculture income is exempted but included in total income of for the rate purpose, fully taxable provided it is earned from India, taxable at a flat rate of 10%। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है बी, इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन केस ऑफ assessee engaged in the business of manufacturing of tea, his agriculture income is, हिज एग्रीकल्चर इनकम कितनी हो जाएगी जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी में इन्वॉल्व है, ठीक है। 60% ऑफ टोटल रिसिप्ट ऑफ द बिजनेस, 60% ऑफ द इनकम ऑफ द बिजनेस, नील, या फिर टोटल बिजनेस इनकम। गाइस ये सारे आंसर्स अपडेटेड है, अगर आप पुराने प्रीवियस प्रोविजंस को ध्यान में रख रहे हो तो वो भूल जाना, मैं नए प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आंसर दे रहा हूं जो कि इस असेसमेंट ईयर पे लागू हो रहे हैं। जो आपकी प्रेजेंट असेसमेंट ईयर है 21-22 इस पे लागू हो रहे हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग आंसर दे रहा हूं। जो आपके प्रीवियस ईयर है 20-21 और असेसमेंट ईयर है 21-22, उसके अकॉर्डिंग सारे आंसर्स मिल रहे हैं। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नील इसका करेक्ट आंसर है। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर ऑफ फर्म engaged in the business of growing and manufacturing rubber in India is partly agriculture income and partly non-agriculture income, agriculture income, non-agriculture income, या none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा partly agriculture income and partly non-agriculture income। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Following activity shall be considered as agricultural activity, subsequent operation on the agricultural land, या फिर बेसिक ऑपरेशन ऑन द एग्रीकल्चर लैंड, या बेसिक एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन ऑन द एग्रीकल्चर लैंड, या बोथ बी एंड सी। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोचो आप क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। क्वेश्चन क्या था? फॉलोइंग एक्टिविटी शैल बी कंसिडर्ड एग्रीकल्चर, तो ऑपरेशन ऑन एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा, ठीक है, और सब्सिक्वेंट ऑपरेशन ऑन द एग्रीकल्चर लैंड, ये दोनों ही ऑपरेशन माने जाएंगे एग्रीकल्चर एक्टिविटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is not taxable under the head salaries? सैलरीज के अंडर में कौन सा टैक्सेबल नहीं होगा? नहीं होगा बोला है, नॉन टैक्सेबल। रेम्यूनरेशन पेड टू द लेक्चरर ऑफ ए कॉलेज फॉर सेटिंग ए क्वेश्चन पेपर बाय ए यूनिवर्सिटी, क्या ये टैक्सेबल होगा? देखते हैं। सैलरी रिसीव्ड बाय ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, क्या ये टैक्सेबल होगा? देखते हैं। कमीशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, ठीक है, तो कौन सा टैक्सेबल नहीं होगा सैलरीज के अंडर में? तो ए और बी दोनों टैक्सेबल नहीं होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लीव सैलरी नॉट चार्जेबल टू टैक्स एज स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो एग्जम्प्ट हो जाता है, लेकिन इनके लिए क्या हो जाएगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लीव सैलरी, ठीक है। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बोला इन्होंने, तो क्या हो जाएगा? तो देखो 75,600, 77,760, 2,40,000 या 3 लाख। तो आपको पता होगा अगर आपने लिमिट पढ़ी होगी तो वो लिमिट है 3 लाख। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) इज 40,000, लोअर ऑफ 50,000 एंड ग्रॉस सैलरी, या 50,000 या नील, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं होता, बी ऑप्शन नहीं होता, तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे सी आंसर लगा के आ जाते, लेकिन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है बी, लोअर ऑफ 50,000 एंड ग्रॉस सैलरी, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ठीक है। 10% ऑफ एम्प्लॉय इज टैक्सेबल, या इज एग्जेम्प्टेड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2/5 ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, या इज फुल्ली टैक्सेबल, ठीक है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है टू यूआरपीएफ, ठीक है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो वो होता है एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है, एग्जम्प्ट होता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ डोमेस्टिक servant is engaged by the employer and salary is paid by him, the perquisite is taxable in the hands of all employees, not taxable in the hands of both specified and non-specified employers, taxable in the hands of specified employees only, taxable to the extent of 120 per person in the hands of all employees। Guys इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा taxable in the hands of a specified employee only। क्या क्वेश्चन था? If domestic servant is engaged by the employer and salary is paid by him, the perquisite is टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज? सैलरी रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, कमीशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, फैमिली पेंशन रिसीव्ड, या फिर बोथ ए एंड बी। तो क्या होगा इसके अंडर में? होगा कमीशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरीज। 23rd का आंसर है बी। बी 23rd का करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who among the following is a specified employee? इनमें से कौन सा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है? डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, या एम्प्लॉय ड्रॉइंग सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ, या ए पर्सन हु इज एन ओनर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैरिंग 10% वोटिंग पावर्स इन द एम्प्लॉयर कंपनी, या बोथ ए एंड बी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। डायरेक्टर और एम्प्लॉय दोनों स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Rate of interest accruing to a particular employee by virtue of his employer's contribution to recognized provident fund is 12.5% per annum. In such a case, total interest accrued is taxable, total interest accrued is exempt, only 10% interest is taxable, only 3% interest is taxable. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा only 3% of interest is taxable. डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टैच्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 16 सेकंड मतलब डबल क्लोज सेकंड फॉर डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस इन केस ऑफ एन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज 5,000, 12.5% ऑफ द सैलरी, या 20% ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी, या नील। ठीक है, फॉर डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नील, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Taxable value of perquisite being sweet equity shares allotted by the employer is fair market value of such shares as on the date on when such option is exercised by the employee as reduced by the amount paid। ठीक है, क्या ये taxable होगा? या फिर fair market value of such shares, fair market value of such shares as on the date when such option is vested to the employees as reduced by the amount paid, या fair market value सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000, या नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो कि जो टैक्सेबल वैल्यू होगी स्वीट इक्विटी शेयर्स जो अलॉट करते हैं एम्प्लॉयज को, ठीक है, तो क्या उसकी टैक्सेबल वैल्यू होगी? उसकी टैक्सेबल वैल्यू के ऑप्शन ये थे और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेट एनुअल वैल्यू ऑफ ए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज सच इन इज फेयर रेंट, या फिर नील, या फिर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट एज रिड्यूस्ड बाय म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर्स, या नन ऑफ द अबव। एनएवी ऑफ ए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एसओपी ट्रीटेड एज फेयर रेंट, नील, या फिर क्या माना जाएगा? एनएवी, उसकी एनएवी माना जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की नील मानी जाएगी। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज मेरी एक्चुअल में स्टेट नहीं है, ये मेंटल स्टेट नहीं है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊं, बट मैं फिर भी आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो एटलीस्ट इन जो एफर्ट्स है इनको एटलीस्ट अप्रिशिएट करने के लिए आप लाइक और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ के जाना मैन कमेंट बॉक्स में। जब ये प्रीमियर हो रहा हो तो आप लाइव चैट में जो कमेंट करते हो वो भी मैं पढ़ता हूं, बट है ना लाइव जो मेन कमेंट बॉक्स होता है उसमें एक अच्छा सा कमेंट छोड़ के जाना, अच्छा लगेगा, मोरल बूस्ट होता है उससे। वन आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउस प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जम्प्टेड, विच इज हाउस प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फ्रॉम द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ टेनेंट, ओन बिजनेस ऑफ ए टेनेंट, या हाउस प्रॉपर्टी ऑफ लोकल अथॉरिटी, या नन ऑफ द अबव। वन ऑफ द फॉलोइंग हाउस प्रॉपर्टीज इज नॉट एग्जम्प्टेड। कौन सी हाउस प्रॉपर्टीज एग्जम्प्ट नहीं है? इनमें से पूछा कौन सी हाउस प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट नहीं है, तो कौन सी नहीं है? हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर द पर्पज ऑफ ओन बिजनेस ऑफ ए टेनेंट, ये हाउस प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ऑल द असेसी, या फिर टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ नॉन रेजिडेंट असेसी, या टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट असेसी, या एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स इन इंडिया। ठीक है, मैंने एक चीज बोली थी आर एंड ओ आर, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के हाथ में सारी इनकम टैक्सेबल होती है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A इज 30% ऑफ एनएवी ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, 30% ऑफ GAV ग्रोस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, या 30% ऑफ एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, या नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर इजीली जज कर लिया होगा। 30% ऑफ एनएवी जो होता है ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी वो आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24A के अंडर में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरेस्ट रिलेटेड टू प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज अलाउएबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फॉर द ईयर इन विच
it was incurred, in the year in which it was incurred, in the year in which house property was constructed, या none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा none of the above, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Following assessee can consider a house property as self-occupied, individual and HUF, all assessee other than company, या फिर all assessee other than firm। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Following assessee can consider a house property as self-occupied, individual and HUF, all assessee other than company, या all assessee other than firm। तो इंडिविजुअल और HUF होते हैं ना, वो कंसिडर कर सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी एज सेल्फ ऑक्यूपाइड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग हायर एजुकेशन हायर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B while computing income of a self-occupied property, assessee is required to take loan on or before 1/4/1999, loan on or after 1/4/1999, या loan after 1/4/1999, या loan on 1/4/1999। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लोन ऑन और आफ्टर 1/4/1999। ठीक है, पर्पस ऑफ क्लेमिंग हाई डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोन ऑन और आफ्टर 1/4/1999। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, या एग्जम्प्टेड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये किसके अंडर में टैक्सेबल होगी? ये टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंडर में। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A इज नॉट अवेलेबल व्हेन NAV इज 0, NAV इज पॉजिटिव, NAV इज 0 नेगेटिव, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये कब होता है? जब NAV 0 होती है और नेगेटिव होती है, तब डिडक्शन अवेलेबल नहीं होती है 24A के अंडर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन, 37th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन इज आर नॉट अलाउड इन केस ऑफ ए डीम टू बी लेट आउट हाउस। ठीक है, तो उसका क्या ऑप्शन है, क्या करेक्ट आंसर होगा? न्यू कंस्ट्रक्शन अलाउंस, रिपेयर्स, वैकेंसी अलाउंस, या ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन इज और आर नॉट अलाउड इन केस ऑफ ए डीम टू बी लेट आउट हाउस। ठीक है, तो न्यू कंस्ट्रक्शन अलाउंस, रिपेयर्स, वैकेंसी अलाउंस, या ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सारे अलाउड नहीं होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शंस, ये सारे डिडक्शंस अलाउड नहीं होते हैं। गाइज मैं आज धीरे करा रहा हूं क्वेश्चंस, उसका रीजन ये है कि लास्ट वीडियो में मैंने एनालिसिस करा था, मैं बहुत ज्यादा तेज हो जाता हूं, आपको मौका ही नहीं मिलता जज करने का, थोड़ा दिमाग लगाने का, तो इसीलिए थोड़ा सा बार बार में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बार बार मैं रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको मौका देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, बट फिर भी हम थोड़ा स्पीडली करने की कोशिश कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन फॉर कंपटीशन ऑफ बिजनेस इनकम? Loss incurred due to theft in a factory after working hours, anticipated future losses, loss caused by white ants, loss due to accidental fire in stock in trade। क्या होगा? Which of the following is not allowed as deduction? कौन सा इनमें से डिडक्शन अलाउड नहीं होगा फॉर कंपटीशन ऑफ बिजनेस इनकम के लिए? बिजनेस इनकम के लिए कौन सा इनमें से लॉस अलाउड नहीं होगा? ठीक है, तो वो है एंटीसिपेटेड फ्यूचर लॉसेस। ठीक है, एंटीसिपेटेड कोई लॉस होता है ना, उसको अलाउड नहीं करते बिजनेस इनकम में। ठीक है, तो ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इन एवरी बिजनेस, व्हाट आर द एक्सपेंसेस दैट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D। ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वाला जो सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान रखना आ सकता है। तो ऑप्शंस है एक्सपेंसेस फॉर ड्राफ्टिंग मेमोरेंडम इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या फिर पेमेंट ऑफ ड्यूटी एट द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, या एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन है, या फिर ऑल ऑफ द अबव? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इन एवरी बिजनेस, सही बात है, होते हैं। व्हाट आर द एक्सपेंसेस दैट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन? तो ये जितने सारे जो ऑप्शंस है ना, एक्सपेंसेस फॉर ड्राफ्टिंग, पेमेंट ऑफ ड्यूटी एट द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार, एक्सपेंडिचर इन प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, ये सारे प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो ये सारे एक्सपेंसेस क्वालिफाई करते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के 35D के अंडर में, तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40th क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, एक्सपेंडिचर incurred by a company for the purpose of promoting family planning among its employees being a capital nature। ठीक है, for the expenditure incur किया है for promotion of family planning among its employee being a capital nature, तो इसका क्या being a capital nature, तो इसका कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? ठीक है, या फिर क्या ऑप्शंस है? is not allowed as deductions, allowed as deductions in 4 equal installments in 4 years, 1/5 of the expenditure is allowed as deductions in the previous years, या फिर 4/5 of the expenditure is allowed as deduction in 4 equal installments in 4 years after the previous years।
तो क्या होगा, जिसने पढ़ रखा होगा उसको पता होगा कि 1/5 ऑफ द एक्सपेंडिचर अलाउ होता है डिडक्शन एक प्रीवियस ईयर में, इन द प्रीवियस ईयर 1/5 ऑफ द एक्सपेंडिचर इज अलाउड एज डिडक्शन। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41st क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दैट कैन बी अमोर्टाइज्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू डैश ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उसमें एक लिमिट थी जो आपको बतानी है, और वो लिमिट क्या है वो आपको देखना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट की कितनी लिमिट थी, 3%, 5%, 8%, 20%, क्या लिमिट थी? द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दैट कैन बी अमोर्टाइज्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसकी एक रेस्ट्रिक्शन है, तो वो कितनी रेस्ट्रिक्शन है, तो कितना परसेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, 3%, 5%, 8%, 20%। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है बी, 5% इसका करेक्ट आंसर है। एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग इज एन अलाउंस अंडर सेक्शन 36(1)(9) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन केस ऑफ इंडिविजुअल, फर्म, एचयूएफ या कंपनी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग का जो अलाउंस होता है वो इस सेक्शन के अंडर में किसको मिलता है? कंपनी को मिलता है। ठीक है, इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस। One of them is setting up and operating a cold chain facility, setting up and operating a power plant, setting up and operating an industrial unit, या all of the above। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आप सबको पता होगा, ये 35 AD में कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस बता रखे हैं, उनमें से एक स्पेसिफाइड बिजनेस है सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ए कोल्ड चेन फैसिलिटी। उनमें से आप सबने पढ़ा होगा और ये नाम पढ़ते ही आपको याद आ गया होगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD, सेम डिडक्शन के लिए पूछा कुछ, इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस प्रोवाइडेड सच बिजनेस कमेंस्ड इट्स ऑपरेशंस ऑन और आफ्टर 1/4/2009 सब्जेक्ट टू एन एक्सेप्शन दैट बिजनेस ऑफ इंडस्ट्रियल undertaking may be commenced at any time on or after 1/4/2007. Business of laying and operating a cross-country natural gas pipeline network may be commenced at any time on or after 1/4/2007. Business of cold chain facility may be commenced at any time on or after 1/4/2007 या all of the above। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In case of a loss, a partnership firm may claim deduction in respect of remuneration to partner to the extent of, in case of loss of partnership firm may claim a deduction in respect of remuneration to partner to the extent of 1.5 lakh or remuneration paid whichever is lower, 1.5 lakh or 90% of the book profit whichever is lower, या nil। कौन सा डिडक्शन क्लेम कर सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1.5 लाख और रेमुनरेशन पेड whichever is lower। ये क्वेश्चन था, आप दोबारा पढ़ लेना क्वेश्चन को, और ये इसका करेक्ट आंसर है, बी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लॉक ऑफ असेट is required to be increased by an amount which is actual cost of the asset being covered under section 35 AD. That amount is actual expenditure, nil, या 50% of the expenditure, या none of the above। कौन सा होगा वो अमाउंट जिससे इंक्रीज करना पड़ता है? The block of asset is required to be increased by an amount, कितने अमाउंट से इंक्रीज करना पड़ता है? Which is actual cost of the asset being covered under section 35 AD. That amount is actual expenditure, nil, या 50% of the expenditure, या none of the above। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर एफर्ट्स अप्रिशिएट करना हो तो प्लीज लाइक करना, एक अच्छा सा कमेंट ड्रॉप करना। बार बार में बोलना पड़ता है बिकॉज भूल जाते हो, नए नए लोग जुड़ते रहते हैं, उनको पता नहीं होता। ठीक है, ए पेमेंट ऑफ 25,000 इज मेड टू रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर ऑन 20/2/2021 इन कैश। कॉन्सिक्वेंटली द अमाउंट डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A3 इज नील, 25,000, 5,000, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? अमाउंट ए पेमेंट ऑफ 25,000 मेड टू रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर ऑन 20/20/21 इन कैश। कॉन्सिक्वेंटली द अमाउंट डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A3 इज नील, 25,000 या 5,000, या नन ऑफ द अबव। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नील। नील क्यों हुआ है? वैसे तो 20,000 से ज्यादा कुछ भी पेमेंट करने पे ये डिसअलाउड हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या बोला है इन्होंने? 25,000। अब कौन है यहाँ पे? रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के लिए लिमिट अलग है, वो कितनी लिमिट है? वो है 35,000। यहाँ पे 35,000 से ज्यादा होता तो यहाँ पे ये डिसअलाउड हो जाता पूरा का पूरा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंडर सेक्शन 54 कैपिटल गेन is allowed as exemption
इफ द हाउस प्रॉपर्टी अंडर ट्रांसफर इज हेल्ड फॉर लेस देन 12 months preceding the date of transfers, more than 12 months preceding the date of transfer, less than 36 months preceding the date of transfer, more than 24 months preceding the date of transfer. तो क्या बोला, कैपिटल गेन विल बी अलाउड एज एग्जम्पशन इफ द हाउस प्रॉपर्टी अंडर इज हेल्ड फॉर, तो कम से कम 2 साल के लिए रखना पड़ता है, ठीक है, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो मोर देन 24 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल इज always short term capital gain, always long term capital gain, depends on period of holding of capital asset being undertaking transferred या not taxable। capital gain on slum sale में क्या होता है, ठीक है, always taxable short term capital gain या फिर always long term capital gain या depends on period of holding of capital asset being undertaking transferred या not taxable। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, depend on period of holding of capital asset being undertaking transferred। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। While computing capital gain on slum sale of immovable property, full value of consideration shall be actual consideration less expenses or transfer या actual consideration or stamp duty value SDV value of the property transferred whichever is higher subject to certain restrictions या फिर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड क्या होगी। वाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इमोवेबल, तो फेयर वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, फुल वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, फुल वैल्यू हम कंसीडर करेंगे हम एक्चुअल कंसीडरेशन और एसडीवी व्हिचएवर इज हायर सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, एसडीवी या एक्चुअल कंसीडरेशन में जो भी हायर होगा वो हम कंसीडर करेंगे। दोस्तों वीडियो अभी खत्म नहीं हो रहा, उससे पहले एक बात सुन लेना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं हमारे पास। आज मैंने 100 क्वेश्चंस कराने का टारगेट लिया था, लेकिन अभी जो मेरी स्थिति है, जो मेरी कंडीशन है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मैं मेरा मेंटल स्टेट नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि 18 सितंबर को आपका पेपर है। लेकिन एक बात सुन के जाना, अगर किसी को टैक्स कवर करनी है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में और उसके सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने हैं, तो देखो आईसीआई की साइट पे जाओगे ना, तो आईसीआई में इंटरमीडिएट सीए इंटर का कोर्स दे रखा है, उनमें कुछ ये टॉपिक्स है, ठीक है, तो इनके जो बुक है, ये मॉड्यूल है, इन पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा खुल के आएगा। तो इन बुक के जो पूरा चैप्टर है 67 पेज का चैप्टर है, देखो यहाँ पे, देखो जहां पे मेरी कर्सर है 67 का, लेकिन इसके लास्ट में क्या है कि समरी दे रखी है चैप्टर की, उसमें क्या है शॉर्ट नोट्स में इसको पूरे चैप्टर को समझाया हुआ है। तो जो बेसिक चैप्टर है इनकम टैक्स का, जैसे फर्स्ट चैप्टर अभी मैंने खोल रखा है इनकम टैक्स बेसिक कंसेप्ट, तो उसमें भी सारी चीज समझा रखी है। तो अगर किसी को जल्दी पढ़ना हो ना, तो ये 2-3 चैप्टर में ये लास्ट में चैप्टर की समरी खत्म कर देते हैं, ठीक है, टैक्स रेट वैक्स रेट सब कुछ दे रखा है पहले वाले चैप्टर में, तो ये पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो। बाकी चैप्टर्स भी है, रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ इनकम वाला चैप्टर, इसको शॉर्ट में समझना हो, 42 पेज का चैप्टर है, 34 पेज के बाद से ये जो समरी है ये स्टार्ट हो रही है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, आप वो भी देख सकते हो, लेकिन क्वेश्चंस एमसीक्यू नहीं है। तो यहाँ पे आप सिर्फ इस कंसेप्ट को पढ़ लोगे तो चलेगा। यहाँ पे ये इंटरसोर्स सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाला दे रखा है, यहाँ पे टीडीएस ये डिडक्शंस दे रखी है, पूरी डिडक्शंस समझा रखी है समरी वे में, लास्ट में चैप्टर के लास्ट में यहाँ पे ये दे रखा है, यहाँ पे टीडीएस टीसीएस वाला। तो एटलीस्ट ये चैप्टर तो आप कवर कर लेना, मेरी बात मानो तो आप, बाकी आपकी इच्छा है। आज 100 क्वेश्चन से, बट मेरा स्टेट नहीं है, मेंटल स्टेट नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है कराने की, इसीलिए मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। बाकी जो टीचर्स होते हैं वो आते हैं 10 क्वेश्चंस को इतना माहौल बनाएंगे, 20-25 मिनट लगाएंगे, आपको इतना मोटिवेट कर देंगे, भर देंगे, लेकिन करा के जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस। इन लास्ट आपको क्या मिलेगा, उतना टाइम दिया आपने और करा क्या, सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस। वैसा हम नहीं करते हैं, हम थोड़ा स्पीडली करते हैं। इफर्ट्स अप्रिशिएट करने हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मैंने बताया है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। लास्ट जो हमारे वीडियोस अपलोडेड है, देखो गाइस प्लेलिस्ट में आपको दिखा देता हूं कि प्लेलिस्ट क्या है। यहाँ पे आपने सब्सक्राइबर्स भी देख लिए होंगे, ये सब कुछ आपके सपोर्ट से हुआ है। देखो ये प्लेलिस्ट है हमारी, और इस प्लेलिस्ट में हमारे बहुत सारे जो वीडियोस है वो अपलोडेड हैं, तो आप देख सकते हो। कॉस्टिंग के वीडियोस, पीएसयू के पेपर्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के एमसीक्यू, सब कुछ अपलोडेड है। तो मैं अभी तो वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूं, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ये आप ही की डिमांड पे वीडियो था टैक्स वाला, तो प्लीज यार प्लीज इस पे एटलीस्ट एक अच्छा सा कमेंट ड्रॉप करके जाना। मैं वीडियो रोक रहा हूं अभी। बाय बाय, लव यू ऑल।